बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर जनरेशन कोर्स के इस हिस्से में हम ClO4 के बारे में स्टडी करेंगे। ClO4 में हम इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि हमने अब तक पावर जनरेशन के कोर्स में क्या पढ़ा है। हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहले बॉयलर होता है। बॉयलर को वाटर फीड किया जाता है और इसके साथ फ्यूल बर्न करके बॉयलर को हीटअप किया जाता है, जिससे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ से स्टीम आउट होती है। उसके बाद यहाँ पे टरबाइन मौजूद होती है। बेसिकली यहाँ पे अभी एक टरबाइन दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे टरबाइन के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं: हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। टरबाइन की इस तरह की सिंबल की एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि जो इसका ये लो वॉल्यूम साइड है उसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, और जहाँ पे स्टीम का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है उसको हम थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा बनाते हैं। सो इस सिंबल की स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इसको आपने इसी तरह ही बनाना है। सो टरबाइन में से जब स्टीम पास होती है, टरबाइन रन होती है और टरबाइन जनरेटर के साथ कनेक्टेड होती है, जहाँ से आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्टीम टरबाइन से पास होने वाली स्टीम को कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर के अंदर स्टीम को दोबारा से पानी में कन्वर्ट किया जाता है। यही पानी दोबारा बॉयलर में भेजा जाता है, लेकिन जब पानी कंडेंसर में आता है तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर गिर चुका होता है। बॉयलर में जो आपको प्रेशर चाहिए होता है, वो प्रेशर अचीव करने के लिए हम पानी को पंप के ज़रिए बॉयलर में भेजते हैं। पंप के अंदर से पास करने से पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। सो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि जब स्टीम इधर आ रही होगी तो हमारे पास मोस्टली यहाँ पे स्टीम ही होगी और कुछ स्टीम पानी में भी कन्वर्ट हो चुकी होगी, जबकि कंडेंसर से हमारे पास यहाँ पे पानी होगा और यहाँ पे भी पानी होगा। इस प्रोसेस के दौरान कुछ वाटर जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। वाटर का एक ख़ास लेवल मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक फीड वाटर पंप होता है। वो पंप इस पंप से डिफरेंट होता है। उस पंप का काम क्या होता है कि जो वाटर रिजर्वायर होता है वो कोई नदी हो सकती है, दरिया हो सकता है, या कहीं पे वाटर स्टोरेज जो भी है, वहाँ से पानी लिया जाता है और इस साइकिल के अंदर इनपुट कर दिया जाता है। इससे ये होता है कि बॉयलर के अंदर हमने जो वाटर का एक लेवल मेंटेन रखना है वो हम लेवल मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा इस साइकिल के अंदर कुछ स्टेजेस और भी डाले जाते हैं, जैसे कि इसमें सुपर हीटर का स्टेज होता है। सुपर हीटर हम बॉयलर और टरबाइन के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। सुपर हीटर स्टेज से जो स्टीम बॉयलर से निकल रही होगी उसमें मज़ीद हीट इन की जाती है, जिससे उसका एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक री हीटिंग का स्टेज भी होता है और रीजनरेटिव हीटिंग का स्टेज भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे पंप के बाद इकोनोमाइज़र का स्टेज आता है। ये स्टेजेस यहाँ पे दिखाई नहीं गए, लेकिन हमने जो थर्मल पावर प्लांट का पोर्शन कोर्स के अंदर पहले पढ़ा है उसमें हम ये सारे स्टेजेस पढ़ चुके हैं। हमें इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए फॉर टाइम बिंग हम उन स्टेजेस को यहाँ पे नहीं दिखा रहे। रैंकाइन साइकिल के इस प्रोसेस को हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि हम पहले एक वाटर और स्टीम के जो क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह है उसको इस कर्व से शो करते हैं। इसमें फिर हमारे पास ये जो ये वाली लाइन है ये बॉयलर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सुपर हीटर
ये रीहीटिंग स्टेज को, उसके बाद टरबाइन को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसके बाद ये लाइन कंडेंसर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन पंप को, और ये लाइन इकोनोमाइज़र को रिप्रेजेंट कर रही है। सो पानी को जब बॉयलर में से पास किया जाता है तो उसको एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर बॉयल किया जाता है, जिसके उसके अंदर हीट ऐड होती है, सो एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। इसके बाद बॉयलर में से जब स्टीम निकलती है तो बॉयलर के आगे एक कुछ रीहीटिंग या हीटिंग स्टेजेस होते हैं। उनमें सबसे पहले सुपर हीटर आता है। सुपर हीटर बेसिकली जो हीट फ्लू गैसेस की फॉर्म में बॉयलर से चिमनी की तरफ जा रही होगी, उसी को यूज़ करके मज़ीद स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, और क्योंकि उसमें हीट ऐड हो रही होगी इसलिए एंट्रोपी भी इंक्रीज़ होगी। इसके बाद रीहीटिंग का स्टेज आता है। उसके अंदर भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि स्टीम, उसके टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है और उसमें हीट ऐड की जाती है। टरबाइन के स्टेज के अंदर स्टीम का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, लेकिन क्योंकि कोई भी हीट ऐड या ऐड नहीं की जा रही होती या ना ही निकाली जा रही होती है, इसलिए एंट्रोपी चेंज नहीं होती। यहाँ पे इस लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारे पास वाटर और स्टीम के दरमियान में एक बाउंड्री डिफाइन करती है। सो टरबाइन के अंदर आइडियल केस में तो ये होना चाहिए कि स्टीम को पानी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कुछ स्टीम टरबाइन के अंदर ही पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, लेकिन हम ये चीज़ ज़्यादा लो नहीं करते, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा लो किया जाए तो ये चीज़ टरबाइन को डैमेज भी कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि स्टीम टरबाइन के ऊपर जाके हिट करते हैं, जिससे क्रोजन वगैरह का ख़तरा होता है। सो ये जो लाइन थोड़ी सी इस बाउंड्री से नीचे आ रही है, ये यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि कुछ ना कुछ स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद कंडेंसर का स्टेज आता है, जिसके अंदर स्टीम को पानी में तब्दील किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, लेकिन क्योंकि हीट निकाली जा रही होती है इसलिए एंट्रोपी ड्रॉप कर जाती है। इसके बाद पंप का स्टेज आता है। पंप के अंदर हम बेसिकली जो पानी होता है उसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, और उस प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ जो पंप है वो पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद इकोनोमाइज़र स्टेज आता है। इकोनोमाइज़र स्टेज में हम क्या करते हैं कि मज़ीद हीट पानी के अंदर ऐड करते हैं, जिससे बॉयलर के पास जो पानी जा रहा होता है वो मुकम्मल तौर पे ठंडा पानी नहीं होता, बल्कि वो एक प्री हीटेड पानी होता है। सो इसकी वजह से इकोनोमाइज़र स्टेज की वजह से, क्योंकि हीट पानी के अंदर ऐड की जा रही होती है, इसलिए उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाती है और साथ ही टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे पास किसी भी पावर प्लांट के ऊपर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो कॉस्ट को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास रनिंग कॉस्ट होती है और एक हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है। सो जो 2 और 3 पार्ट कॉस्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम 3 पार्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इनमें ए फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है,
बी हमारे पास रुपीज़ पर किलोवाट है, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट रुपीज़ में है, इसलिए हमारे पास ए बी सी तीनों रुपीज़ की फॉर्म में होंगे, लेकिन इनके साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनके लिहाज से बी जो है वो रुपीज़ पर किलोवाट बनता है और सी रुपीज़ पर किलोवाट आर बनेगा। ए हमारे पास फिक्स कॉस्ट होगी, बी के साथ क्योंकि किलोवाट मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए और किलोवाट क्योंकि पावर की यूनिट है, सो जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो बेसिकली जो होगी वो एनर्जी पे नहीं डिपेंड कर रही बल्कि पावर पे डिपेंड कर रही है। सो इट मींस कि जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी का जनरेटिंग स्टेशन होगा या जितनी भी कैपेसिटी के यूनिट्स एक स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल किए गए होंगे उनके ऊपर जो कॉस्ट आ रही होगी वो इस टर्म से रिप्रेजेंट की जा रही होगी। जबकि किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, इसका मतलब है कि ये जो टर्म है सी इंटू के डब्ल्यू एच ये बता रहा होगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन हुई और उस कंजम्पशन की बेस पे एक कस्टमर से जितने भी चार्ज किया जा रहा होगा एक कस्टमर को जिस टैरिफ की बेस पे भी, तो वो चीज़ इस टर्म के अंदर आएगी। सो इस कॉस्ट स्ट्रक्चर को हम आगे इकोनॉमिक डिस्पैच के अंदर इस्तेमाल करेंगे। प्लांट के स्ट्रक्चर को मज़ीद हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर के पार्ट को हम इसी तरह रखेंगे, जबकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको हम एज ऑक्सिलरी काउंट करेंगे। इसकी एक रीज़न ये है कि इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम बेसिकली ऐसे सिस्टम के लिए सॉल्व किया जाता है जिसमें हमारे पास फ्यूल की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और इस तरह के सिस्टम में हमारे पास थर्मल पावर प्लांट आ जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के इन्वॉल्व होने की वजह यह है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो हमारे पास फ्यूल होता है वो कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हमारे पास कोई न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है जैसे यूरेनियम। सो एट द एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी जो मेन फंक्शन है, ऑपरेटिंग फंक्शन है, वो इसी तरह से है कि उसके अंदर भी उस फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी उसको यूज़ करके पानी को बॉयल किया जाएगा जिससे स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन रन होगी और जनरेटर होगा। सो ये जो पार्ट है जिसमें पंप, कंडेंसर और बाकी कूलिंग टावर्स वगैरह और बाकी स्टेजेस आ रहे हैं, इनको हम एज ऑक्सिलरी काउंट होंगे। सो जो अब हमारे पास एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बन जाएगी, इसके अंदर हमारे पास बॉयलर होगा, बॉयलर के बाद हमारे पास टरबाइन होगी, और टरबाइन को हमेशा हमने इसी फॉर्म में बनाना है, यानी जिस साइड से स्टीम इन हो रही होगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो होगा स्टीम का हाई प्रेशर होगी और वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जैसे जैसे स्टीम टरबाइन के मुख्तलिफ स्टेजेस में से पास होगी उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा या प्रेशर कम होता जाएगा। इसलिए ये जो टरबाइन का सिंबल है ये इस पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास जनरेटर होगा। अब जनरेटर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है या जो इलेक्ट्रिकल पावर बन रही है, अब इसको मज़ीद हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर एज इट इज़ बना रहा होगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस आउटपुट, और इसमें से कुछ एनर्जी जो होगी वो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर जो डिफरेंट इक्विपमेंट लगा होगा जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी वर्किंग के लिए, जैसे इस केस में पंप है, अगर हम फीड वाटर पंप यूज़ करते हैं उसको चाहिए होगी, फैंस लगे होंगे उनको चाहिए होंगी, तो जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी वो भी हम इसी जनरेटर की बनी हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो नेट एनर्जी या जो ग्रॉस आउटपुट पावर बन रही है इसमें से कुछ हम यूज़ करेंगे, और जो एट द एंड हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड जो पावर स्टेशन से बाहर है उसको जो मिल रही होगी उसको हम कहेंगे नेट आउटपुट। सो ये जो पावर है यहाँ पे ऑक्सिलरीज की तरफ जा रही है जिसके अंदर हमारे पास पंप्स हैं, कंडेंसर्स वगैरह और कूलिंग टावर्स और जो भी इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है।
अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें हमारे पास जो आउटपुट यहाँ पे होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर, और उसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी यूनिट मेगावाट्स या किलोवाट में रखी जाएगी। अब हम आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट क्या है। इनपुट को समझने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम क्या चीज़ है। बेसिकली डिस्पैच का लफ्ज़ और इकोनॉमिक का लफ्ज़ के जो लिटरल मीनिंग है वो यहाँ पे अगर अप्लाई किए जाएं तो इनका मतलब बड़ी आसानी से समझ आ सकता है। डिस्पैच का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को सेंड करना है तो उसको डिस्पैच का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे डिस्पैच का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक जनरेटिंग यूनिट अवेलेबल है, अब यहाँ पे जनरेटिंग यूनिट से मुराद सिर्फ जनरेटर नहीं है बल्कि ये पूरा सेटअप एक जनरेटिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक जनरेटिंग यूनिट के सेटअप में बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर शामिल है। अब अगर आपके पास एक जनरेटिंग यूनिट अवेलेबल है तो इससे जितनी भी पावर आउट हो रही होगी, यानी ऑक्सिलरीज को भी और जो कि लोड की तरफ जा रही होगी, तो अब लोड की तरफ जो भी पावर जा रही होगी, सपोज करें कि वो पावर हमारे पास है 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट जो पावर है वो हम कहेंगे कि डिस्पैच हो रही है, क्योंकि यहाँ से पावर लोड की तरफ 1 मेगावाट जा रही होगी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक का लफ्ज़ हमारे पास रिलेट करता है कॉस्ट से या मनी से। इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं तो उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाए कि जो ओवरऑल कॉस्ट है बिजली बनने की वो कम से कम हो। यानी अगर हमारे पास मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर सपोज करें कि ये एक सेटअप है और दूसरा सेटअप हम आप बना लेते हैं, उसके अंदर भी बॉयलर होगा, उसकी टरबाइन होगी, जनरेटर होगा और यहाँ पे और इसी तरह उसकी ऑक्सिलरीज होंगी। तो अब जो दो डिफरेंट जनरेटिंग यूनिट्स होंगे, हमें पता है कि हम उनको पैरेलल में ऑपरेट करेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होंगे। अब यहाँ से पावर आउट हो रही होगी। अब हम देखेंगे कि सर्टन पावर यहाँ से भी जा रही होगी और सर्टन पावर इस सेटअप से भी जा रही होगी। तो लेट्स अज्यूम कि इस सेटअप से जो पावर जा रही है उसको हम ये सेटअप 1 कह देते हैं इसको, और इसको सेटअप 2 कह देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे पावर जा रही होगी उसको हम P1 कहेंगे, और जो पावर हमारे पास सेकंड सेटअप से जा रही होगी उसको P2 कहेंगे, और जो यहाँ पे नेट पावर आउट हो रही होगी वो हमारे पास P1 प्लस P2 होगी, जो कि लोड प्लस लोड पावर प्लस लॉसेस के इक्वल होगी। अब अगर हम अज्यूम करें कि लोड तक जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, तो हम पी लॉस को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने समझना है कि इकोनॉमिक का यहाँ पे क्या मतलब है। इकोनॉमिक का ये मतलब ये है कि एक जनरेटिंग यूनिट जितनी भी पावर बना रहा होगा, ऑफ कोर्स इस पावर को बनाने के लिए यहाँ से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही होगी, उस स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल यूज़ हो रहा होगा। तो जितना आपने ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करनी होगी उतना ही यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा, और फ्यूल के ज़्यादा यूज़ होने से हमारे पास यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टीम का जो रेट है वो यहाँ पे वॉल्व होगा, उससे कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन जो अभी हमें नेट रिलेशन डेवलप करना है वो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट पावर और जो बॉयलर के नीचे जो बॉयलर के साथ फ्यूल बर्न हो रहा है वो है। अब हम देखेंगे कि जितनी आपको ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करनी होगी उतना ही ज़्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो हर जनरेटिंग यूनिट से जो प्रोड्यूस होने वाली पावर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फ्यूल बर्न हो रहा होगा। अब इकोनॉमिक डिस्पैच का मतलब ये है कि ये दोनों जनरेटर कुछ इस तरह से पावर प्रोड्यूस करें, यानी P1 और P2 के कई सोल्यूशन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास P लोड, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो P लोड है वो 1 मेगावाट है,
तो इसका मतलब ये है कि इस 1 मेगावाट को बनाने के लिए P1 और P2 के कई कम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन किस कम्बिनेशन को यूज़ किया जाए? ऐसे कम्बिनेशन को हमने यूज़ करना है जिससे टोटल कॉस्ट फ्यूल की कम हो जाए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो आप बॉयलर के साथ यहाँ पे फ्यूल बर्न कर रहे होंगे, उसकी जो कॉस्ट है टोटल वो क्या हो जाए, कम हो जाए। सो दैट विल बी योर इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम। सो अब अगर हम कलेक्टिवली इकोनॉमिक डिस्पैच की डेफिनेशन को देखें तो इकोनॉमिक डिस्पैच क्या हुआ कि मल्टीपल जनरेटिंग स्टेशन से जो आपने पावर एमिट हो रही होगी, उस पावर की जो सिलेक्शन है वो ऐसे करनी है कि टोटल कॉस्ट जो होगी, यानी जितने भी यूनिट्स ऑपरेट कर रहे हो उनकी कलेक्टिव जो कॉस्ट है वो पावर प्रोड्यूस करने के लिए वो कम से कम हो। सो दैट विल बी अवर दैट वुड बी अवर इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे, लेकिन उससे कबल अब हम देख लेते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले ग्रॉस आउटपुट और नेट आउटपुट के दरमियान डिफरेंस देखा था। तो ग्रॉस आउटपुट क्या था कि जनरेटर जो टोटल आउटपुट पावर बना रहा होगा, उस पावर के अंदर लोड की तरफ जाने वाली पावर प्लस जो जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर ऑक्सिलरीज लगी हुई हैं, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगा हुआ है, वो जो पावर यूज कर रहा है, दोनों शामिल हैं। तो जनरेटर जितनी भी आपके पास पावर बना रहा होगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस आउटपुट, जबकि जो पावर सिर्फ लोड की तरफ जा रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, नेट आउटपुट पावर। अब हमने रिलेशन एक एट द एंड डेवलप करना है जिसके अंदर हमने इनपुट और आउटपुट को रिलेट करना है। तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि मेगावाट में भी हो सकती है, किलोवाट में भी हो सकती है। हमारे पास यहाँ पे इनपुट जो है, अगर हम बॉयलर का जो साइकिल है उसको देखें तो हमें यही लगेगा कि हमारे पास इनपुट यहाँ पे वाटर है, लेकिन अभी यहाँ पे आपने खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब वाटर प्रोसेस की तो इनपुट है, लेकिन जो हमारे पास इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम है वो बेसिकली हम रिलेट कर रहे हैं कि जो हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उसके साथ हमने उसको रिलेट करना है। तो वो कॉस्ट बेसिकली उस पानी की नहीं है, बल्कि वो स्टीम बनाने के लिए जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो है। सो जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट होगी वो बेसिकली बॉयलर के साथ बर्न होने वाला फ्यूल या उससे जो प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि इनपुट जो इनपुट होगी वो हमारे पास इनपुट जो होगी वो हमारे पास दो क्वांटिटीज हो सकती हैं। हमारे पास वो क्रेडिट की जो भी आप सपोज करें कि हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि रुपीज़ हमारे पास करेंसी है, तो इनपुट हमारे पास रुपीज़, और जो दूसरे हो सकते हैं वो फ्यूल्स बर्न होने से जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी एज ए इनपुट आ रही है। तो जो हीट एनर्जी की यूनिट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो MBTU है। MBTU स्टैंड्स फॉर 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी MBTU स्टैंड्स फॉर 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बेसिकली ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है ये एनर्जी की ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है ये एनर्जी की यूनिट है, और 1 मिलियन के यहाँ पे यानी 1000 आ जाएगा, यानी 1 MBTU will be equal to 1000 BTU 1000। सो हमारे पास जो इनपुट होगा यहाँ पे वो रुपीस भी हो सकता है और MBTU भी हो सकता है, लेकिन ये अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ।